नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 10, लाभदायक पौधे एवं जंतु। एक कृषक का व्यवसाय अर्थात कृषि तथा उपयोगी पौधों का उत्पादन और पशुओं को पालना कृषि कर्म एग्रीकल्चर कहलाता है। पौधे एवं जंतु मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं तथा वे हमारे शरीर को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। मानव जीवन पर पौधों एवं जंतुओं का प्रभाव। चावल, सब्जी, फल, दूध, शहद, चमड़ा, ऊन, कागज आदि ऐसी ही अनेक वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से ये बच्चों चीज़ें आप तक आती हैं? अधिकांश जीवधारी जंतु एवं पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं। दूध, शहद, चमड़ा, ऊन जंतुओं से तथा चावल, सब्जी, फल, कागज आदि पौधों से प्राप्त होते हैं। सभी पौधे एवं जंतु सदैव उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं। गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवांच के रोए, कच्चे काजू के आवरण, छिलके तथा पपीते के दूध में भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार कुछ रोमधारी कीटों के लार्वे, चींटियां तथा स्पंज आदि भी खुजली उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधे हमारे लिए हानिकारक हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी लाभदायक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवी मनुष्यों को तो हानि पहुंचाते ही हैं, जंतुओं और पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं और तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ फसलों को नष्ट करते हैं तो कुछ उन वस्तुओं पर उत्पन्न होते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। कुछ पौधों, भांग, पोस्ता तथा कोको आदि से नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन पदार्थों को मादक पदार्थ कहा जाता है। ये मादक पदार्थ क्या है? सामान्य रूप से मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन एवं कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ पौधे रिस्पेंचा कुरारे विषैले होते हैं। पूर्व काल में शिकारी इन पौधों के रस में अपने बाणों को बुझा लेते थे जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप अन्य किसी जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? पीली कनेर की पत्ती तथा मदार, ओक का दूध भी जहरीला होता है। इसी प्रकार सर्प, नाग, करैत तथा वाइपर तथा बिच्छू आदि जंतु भी जहरीले होते हैं जिनके दंश द्वारा विष शरीर के रक्त में मिल जाता है। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य में कौन सा रोग पौधों द्वारा उत्पन्न होता है? मनुष्यों में दाद खाज, दमा, गंजापन कवकों द्वारा होता है और कवक एक प्रकार का पौधा है। पौधों की ही भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक हैं। कुछ जंतु जहरीले होते हैं तो कुछ दूसरों को काटते हैं। क्या आप किसी विषैले जंतु का नाम बता सकते हैं? सांप, बिच्छू जैसे जंतु जहरीले होते हैं, फिर भी इन जंतुओं के विष का उपयोग बहुत थोड़ी मात्रा में लेकर औषधियाँ तैयार करने में होता है। बर, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक का अनुभव बहुत कटु होता है। चींटी, खटमल तथा मच्छर के काटने से खुजली व जलन होने लगती है। कुछ जंतु रोगों के वाहक हैं। बताइए, रोग वाहक जंतु किसे कहते हैं? जंतु जो रोगों के रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं उन्हें रोगवाहक जंतु कहते हैं। मक्खी, मच्छर आदि रोगवाहक जंतु हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेरिया बीमारी किस जंतु द्वारा फैलती है? हैजा, आमातिसार, पेचिस जिसे कहते हैं, अतिसार, डायरिया, टाइफाइड, तपेदिक जैसी बीमारियां घरेलू मक्खी द्वारा फैलती हैं। मलेरिया तथा फाइलेरिया फील पाँव विशेष प्रकार के मच्छरों के काटने से होता है।
जूं, खटमल तथा पिस्सू भी रोगवाहक जंतु हैं। यहाँ पर देखिए आपको कुछ रोगवाहक जंतुओं के चित्र दिए गए हैं। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। कुछ जंतु फसल को हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य भोजन के लिए खेती द्वारा अनाज, फल, सब्जी आदि पैदा करता है, लेकिन कोई फसल ऐसी नहीं होती जिससे अनेक प्रकार के जंतु अपना भोजन ना प्राप्त करते हों। अर्थात कुछ जंतु फसल तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं, जैसे कुछ कीड़े और उनके डिंबक लार्वा पौधों पर ही पलते हैं। कुछ जंतु पेड़ पौधों की जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि सभी पर आक्रमण करते हैं, जिससे फसल प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो जाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जंतु प्रति वर्ष लगभग 1/3 फसल चट कर जाते हैं। फसलों तथा पौधों को नष्ट करने वाले जंतु। कुछ जंतु स्वभाव से ही हानिकर प्रकृति के होने के कारण फसलों तथा पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चूहा। खेतों में रहने वाले चूहे बड़े होते हैं और खेतों में ही बिल बनाकर रहते हैं। ये खेत में फसलों को काटकर गिरा देते हैं और गिरे हुए पौधों को उनकी बाली सहित बिलों में खींच ले जाते हैं। इस प्रकार चूहे अनाज का बहुत बड़ा भाग खा जाते हैं और फसलों को हानि पहुंचाते हैं। टिड्डी, यह पौधों की पत्तियां तथा कोपल दोनों को खाती है। टिड्डी दलों की सूचना मात्र से किसानों के छक्के छूट जाते हैं। इनके एक एक दल में करोड़ों टिड्डियां होती हैं। जब ये एक बार खेतों में आ जाती हैं, पूरी की पूरी फसल को खाकर चट कर जाती हैं। टिड्डियों को उड़ते समय हेलीकॉप्टर द्वारा रसायनों के छिड़काव से नष्ट किया जाता है। फिर आते हैं तोता पर। हम घरों में तोता पालते हैं। मनोरंजन के लिए इसकी जितनी उपयोगिता है, उसकी तुलना में इससे होने वाली हानि बहुत अधिक है। तोता फसलों एवं फलों को हानि पहुंचाने वाला पक्षी है। इसकी चोंच बहुत मजबूत, नुकीली तथा मुड़ी हुई होती है। चोंच की ऐसी बनावट उसे फल को कुतरकर खाने में सहायक होती है। तोते आम, लीची, अमरूद आदि अनेक फलों को खाकर हानि पहुंचाते हैं। वे सभी फसलें जिनमें बालें जैसे गेहूं, जौ, मक्का आदि निकलती हैं, उन्हें भी तोते नष्ट कर देते हैं। नीलगाय। नीलगाय एक वन्य पशु है। इसको पाड़ा व घोड़रोज या वनरोज के नाम से भी जानते हैं। इनका आकार घोड़े के समान होता है। ये हल्के नीले रंग के होते हैं। नीलगाय प्रायः झुंड बनाकर रहते हैं। छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां इनका प्रिय भोजन है। इनके प्रकोप के कारण अरहर, चना, मटर व अन्य दलहनी फसलों की खेती अधिक प्रभावित होती है। थोड़े ही समय में नीलगाय खड़ी फसल नष्ट कर देती है। गिलहरी, हाथी आदि भी फसलों तथा पौधों को नष्ट कर हानि पहुंचाते हैं। फिर आते हैं पौधों का आर्थिक महत्व पर। पौधे हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। पौधों को उनके उपयोग के आधार पर कई समूहों में विभक्त कर सकते हैं। भोजन प्रदान करने वाले पौधे। सब्जियां। मनुष्य ने पौधे के लगभग प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज का सब्जी के रूप में उपयोग करना सीखा है। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज की उत्तम स्रोत होती हैं। अनाज, अन्न हमारा प्रमुख भोजन है। चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि से मंड कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इनमें कुछ विटामिन व प्रोटीन भी पाए जाते हैं। अनाज के पौधों के तनों का उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। दालें, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार की दालों जैसे अरहर, चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि से प्रोटीन मिलती है। अतः दालें शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। केले से अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होते हैं। अमरूद, संतरा तथा अन्य सभी साइट्रस फलों, नींबू जाति के फल से विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में इमली और आम के फलों का बड़ा योगदान है। अब आते हैं मसाले पर।
भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में मसालों का विशेष महत्व है। जब खाने में विशेष प्रकार के मसाले डाले जाएं तो उसका स्वाद कुछ और ही हो जाता है। ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। मसाले पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। उस पत्ती का नाम बताइए जिसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तेल। सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है जिससे मुख्यतः भोजन पकाया जाता है। क्या आप किसी ऐसे पौधे का नाम जानते हैं जिसके पुष्पों से तेल प्राप्त किया जाता है? धान की भूसी से भी तेल निकाला जाता है। केवड़ा व गुलाब के पुष्पों से प्राप्त तेल का उपयोग भोजन को सुगंधित करने में होता है। अब हम देखेंगे रेशे प्रदान करने वाले पौधे। भोजन के बाद मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता वस्त्र है। कपास, जूट, नारियल के पौधों से रेशे प्राप्त होते हैं जिनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। कपास के फल से रुई, नारियल से नारियल के रेशे या जटा तथा जूट के पौधे के तने से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। क्या आप नारियल के रेशे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? रुई से सूत बनाकर वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट से बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। औषधि प्रदान करने वाले पौधे। आवश्यकता एवं जिज्ञासा के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों को खोज निकाला है जो अत्यधिक औषधीय गुणों से युक्त हैं। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। पेड़ पौधों के प्राय सभी भागों का प्रयोग औषधि बनाने के लिए होता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। तालिका में कुछ औषधीय पौधे एवं उनके उपयोग दर्शाए गए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको तालिका दिखाई गई है, पौधा, उपयोग होने वाला भाग और औषधीय गुण। तो अब आप इनका अध्ययन स्वयं करेंगे। इमारती लकड़ी तथा ईंधन प्रदान करने वाले पौधे। सभी वृक्षों से लकड़ी प्राप्त होती है जिसका प्रयोग सूखने पर ईंधन के रूप में हो सकता है। कुछ विशेष वृक्षों जैसे साखू, शीशम, सागौन की लकड़ी का प्रयोग अलमारी, कुर्सियां, मेज, पलंग, दरवाजे आदि बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं? कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी दया सिलाई तथा कागज बनाने में काम आती है। सौंदर्य तथा अन्य उपयोग के पौधे। हरे वृक्ष तथा पौधे धरती का सौंदर्य हैं। हरियाली मन को भाती है। बहुत से लोग बगीचा लगाते हैं। पौधों, फूलों और पत्तियों के सुंदर रंग एवं विविध आकार लुभावने लगते हैं। क्या आप कुछ लताओं के नाम बता सकते हैं जिन्हें सजावट के लिए घर में लगाते हैं? चमेली, माधवी लता, चंपा, बोगेनविलिया, मनी प्लांट आदि लताएं सजावटी पौधे हैं। ग्लाइडेलिया, फ्लास्क, साल्विया, मालवा, ग्रैम्फ्रीना, एमरेंथस, एस्टर, गुलाब, गेंदा, ढेलिया, गुलदाउदी, चांदनी, कैक्टस, सूरजमुखी, पिटूनिया आदि सजावटी पुष्प हैं। फर्न, मोरपंखी, ताड़, अशोक आदि के पत्तों एवं टहनी का उपयोग भी सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्राकृतिक संतुलन पर विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। लाभदायक जंतु। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इन जंतुओं से अनेक उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं। भोजन, वस्त्र, कृषि कार्य, परिवहन, घर की सुरक्षा आदि के लिए जंतुओं को पाला जाता है, जैसे भेड़, बकरी, बैल, घोड़ा, कुत्ता आदि। कुछ जंतु जंगली होते हैं। किन्हीं 5 जंगली जानवरों के नाम बताएं। शेर, भालू, हिरन, गेंडा तथा लक्कड़ बग्गा। अब देखें खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु। गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध एक संतुलित आहार है जिसके सेवन से हम निरोग और स्वस्थ रहते हैं।
दूध से तैयार किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम बताएं। भेड़, बकरी तथा मुर्गी से गोश्त मिलता है। गोश्त, मांस में पाई जाने वाली प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। मुर्गी तथा बतख के अंडे भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। मुर्गियों तथा चूजों की देखरेख करना व उनमें प्रजनन की प्रक्रिया को मुर्गी पालन पोल्ट्री कहा जाता है। एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी एक वर्ष में लगभग 260 अंडे देती है। मुर्गी द्वारा अंडे को 21 दिनों तक सेने के पश्चात अंडे से चूजा बाहर निकलता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्तों से शहद मिलता है। मधुमक्खी के छत्ते अधिकतर वृक्षों की डाली पर, पुराने पेड़ों के कॉटर, गुफाओं आदि में लगे मिलते हैं। मधुमक्खियां फूलों से पराग लाती हैं जिससे शहद बनता है। शहद पौष्टिक, सुपाच्य एवं रोगाणुरोधक होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। छत्ते से और क्या मिलता है? मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी मिलता है जो पॉलिश, मोमबत्ती तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में काम आता है। बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। इसे मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर कहते हैं। 1 किलो शहद के लिए एक मक्खी को पराग एकत्रित करने में लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक पूर्ण विकसित छत्ते से एक वर्ष में लगभग 20 किलोग्राम शहद निकलता है। मछली, मछलियां तालाब, नदी, झील तथा समुद्र के जल में पाई जाती हैं। इनकी भोजन के रूप में बहुत खपत होती है जिससे उत्तम जंतु प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियों जैसे कॉड तथा शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है जिसका प्रयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है। मछलियां केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती हैं बल्कि उन्हें सुखाकर, अचार बनाकर विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। क्या आप तालाब में पाई जाने वाली किसी मछली का नाम जानते हैं? मछली का बड़े स्तर पर उत्पादन, उनका पालन पोषण और व्यवस्था मत्स्य पालन कहलाता है। लेबियो रोहिता रोहू, कतला कतला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियां हैं। मछली उत्पादन में वृद्धि करने को नील क्रांति कहते हैं। उत्पाद देने वाले जंतु, लाख के कीट, लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, सील, मोहर लगाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख कीट से लाख कैसे प्राप्त होती है? लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेते हैं जिसे खरोचकर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार की जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है जिसे महिलाएं महावर लगाने के काम लाती हैं। रेशम के कीट, रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है जिससे चिकने सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसको रेशम कीट का लार्वा इल्ली अपने शरीर के चारों ओर लपेटकर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है। इस प्यूपा के चारों ओर लिपटी गेंद जैसी संरचना कोया या कोकून कहलाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पर पाले जाते हैं? रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीटों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीटे के एक कोकून कोया से 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है। हाथी, हाथी एक वन्य जंतु है। हाथी के दांत से बहुमूल्य विविध सजावटी सामग्री तैयार की जाती है जैसे आभूषण, कंघी, मूर्तियां आदि। शंख, शंख वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं, भस्म आदि बनाने में किया जाता है। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है
जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। वन्य जंतुओं को पालना व शिकार करना वर्जित है। अंत में आते हैं हम सहायक जंतु पर। मेंढक, तिलचट्टा, केंचुआ, झींगा मछली तथा घोंगा आदि का प्रयोग प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु किया जाता है तथा बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का उपयोग सामान की ढुलाई, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जंतु है, परंतु इसका उपयोग घरेलू सुरक्षा, देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियाँ खींचने में भी किया जाता है। हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ध्यान रखिए कि पर्यावरण का करो रक्षण, वन जीवों का छोड़ो भक्षण, जीवन है ही जीव व वन। देखते हैं बच्चों पाठ का याद रखने योग्य है। सभी पौधे एवं जंतु सदैव उपयोगी अथवा लाभदायक नहीं होते हैं। मादक पदार्थों का सेवन अत्यंत खतरनाक होता है। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में किया जाता है। औषधीय गुणों के कारण नीम के पेड़ को प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। भारत के कई प्रदेशों में केवल लकड़ी और बांस के ही घर बनाए जाते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अब करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साइट्रस नींबू जाति फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना। रेशा प्रदान करने वाला पौधा नहीं है नीम। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कॉड तथा शार्क मछली के यकृत से तेल निकाला जाता है। मधुमक्खियों से शहद तथा मोम मिलता है। हरी सब्जियों से खनिज तथा विटामिन प्राप्त होते हैं। मच्छरों से मलेरिया तथा फाइलेरिया रोग फैलते हैं। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। कुत्ता घर की चौकीदारी करता है सही। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं सही। मादक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं गलत। लाख पौधे से प्राप्त होती है गलत। सभी जंतु तथा पौधे लाभदायक होते हैं गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? ईंधन प्रदान करने वाले पौधों की क्या उपयोगिता है? लाभदायक जंतु कौन कौन से होते हैं? नीम अत्यधिक लाभदायक वृक्ष है, उसके विभिन्न भागों के क्या उपयोग हैं? लिखिए। पौधे एवं जंतु मानव जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। आगे आपके लिए है क्रियाकलाप। दिए गए बॉक्स में विभिन्न प्रकार के पौधों के चित्र चिपकाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। तो ये क्रियाकलाप आपको करना है और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं जल्दी।